मेरे साथ प्रियंक हैं। प्रियंक ने एसएससी सीजीएल 2018 से असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट प्राप्त की और अभी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य मंत्रालय दिल्ली में कार्यरत हैं भारत सरकार में। जानेंगे इनसे एसएससी सीजीएल की पूरी जर्नी, कुछ खास बातें इनके बारे में बता दूं। इंग्लिश इनकी बहुत ही गंदी रही है, बहुत ही गंदी रही है। मतलब हिंदी माध्यम के विद्यार्थी रहे हैं, बीएससी करना नहीं चाहते थे क्योंकि किताबें इंग्लिश में पढ़नी रहेंगी। उसके बावजूद इन्होंने जो सफलता इंग्लिश में हासिल की, उसकी भी पूरी स्ट्रेटजी इनसे डिस्कस करूंगा। इंग्लिश को कैसे इन्होंने काबू किया ये जानेंगे इस वीडियो में। साथ में जीएस को इन्होंने बहुत कम समय में कैसे तैयार किया उसको भी समझेंगे। एक चीज़ और है, जॉब के साथ इन्होंने सीजीएल क्लियर की, तो जानेंगे कि जॉब के साथ ये कैसे कर पाए सीजीएल क्लियर। मतलब हिंदी माध्यम, अंग्रेजी बिल्कुल गोल, ठीक, उसके बावजूद इन्होंने सीजीएल क्लियर किया फुल टाइम जॉब के साथ। तो क्या वो मोटिवेशन था, क्या वो चीज़ें थी जिन्होंने इनको पुश की। तो सबसे पहले प्रियंक आपका स्वागत है और थोड़ा सा अपने बारे में बताइए आप। मैं प्रियंक हूँ और वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्रालय में सहायक अनुभाग अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ। 2018 के माध्यम से मैंने ये जॉब प्राप्त की है और 2018 से आपने ये जॉब प्राप्त की, तो अभी आप कार्यरत हैं स्वास्थ्य मंत्रालय में। थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बताइए कि मतलब किस तरह की फैमिली से बिलोंग करते हैं, शहर में रहते हैं, गांव में रहते हैं, स्कूलिंग कहाँ से हुई, कैसे हुई, प्रॉपर स्कूल का नाम बताइए, अपने यूनिवर्सिटी का नाम बताइए, ताकि आपके क्षेत्र के बच्चे भी थोड़ा सा इंस्पायर हो पाएँ। सर, स्कूलिंग की बात करें तो स्कूलिंग मेरी गांव का एक स्कूल था, बीडी इंटर कॉलेज, वहाँ से मैंने की है। हिंदी माध्यम से मेरी पूरी पढ़ाई रही है। और अगर गणित में रुचि देखें तो इंटर तक मेरे अंदर गणित में बिल्कुल भी रुचि नहीं थी, गणित को लेकर। और इंग्लिश में बिल्कुल मैं बहुत कमज़ोर था। इंग्लिश हालांकि इतना कमज़ोर था कि जब ग्रेजुएशन करने के लिए मैं निकला तो एक डर ये भी था कि इंग्लिश में कैसे ग्रेजुएशन को कंप्लीट किया जाए। लेकिन फिर किसी तरीके से ये चीज़ें मैनेज हुई और आज इंग्लिश में 2018 में 180 स्कोर मेरा रहा था। 2018 में 180 नंबर लेके आए थे। पहला स्कोर बताइए, प्री में कितना रहा था पहली बार? जब 2016 का मैंने एक प्री एग्ज़ाम दिया था, उसमें इंग्लिश में मेरे 50 में से 16 नंबर थे और उसको देखकर मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हुआ था। लेकिन फिर चीज़ें मैनेज हो गई थी बाद में। तो मन नहीं किया कि तैयारी छोड़ देते हैं यार, अंग्रेजी अपने बस की नहीं है, मतलब ये इस जन्म में तो नहीं सुधरेगी, ऐसा नहीं लगा कभी? सर, ऐसा लगा था, लेकिन मैंने खुद को पुश किया और खुद भी अपनी ही मोटिवेशनल पोएम्स को मैं लिखता था, उन्हीं को पढ़ के मैं खुद को मोटिवेट किया। और फिर मैंने चीज़ें समझी कि इंग्लिश में कमी कहाँ रह रही हैं और उन चीज़ों को सुधारा और तैयारी की, प्रैक्टिस की, बार बार मैंने वोकेबलरी पे ज़्यादा ध्यान दिया और फिर इस तरीके से मैंने इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर पाया। तो जानेंगे भाई इंग्लिश की पूरी स्ट्रेटजी। लेकिन वो पोएम कौन सी थी जो आपको मोटिवेट करती थी? वो एक पोएम मैं चाहूँगा कि एक तो हो जाए। बिल्कुल सर, एक्चुअली प्रॉब्लम ये थी कि जब मेरा 2016 प्री नहीं निकल पाया था तो लोगों के ताने भी सुनने को मिल रहे थे काफ़ी। तो अब उन चीज़ों से बाहर निकलने के लिए क्या किया जाए, तो मैंने खुद ही अपनी पोएम लिखी और मैं ज़रूर, अगर अच्छी लगे तो बताइएगा, मैं सुनाना चाहूँगा। बिल्कुल, हम लोग सुनना भी चाहेंगे और इनसे बात करनी है, पूरी समझना है। मतलब एक परिवेश में जो बच्चा निकलता है, और इनसे प्रियंक के साथ अभी हम बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बच्चे आईआईटी से, एनआईटी से इनके साथ कार्यरत हैं और इन्होंने मतलब बिल्कुल उस तरह का कोई बैकग्राउंड ना होने के बावजूद उसमें जगह बनाई। तो वो बनाई जा सकती है। मैं हर साल देखता हूँ ढेर सारे बच्चे बनाते हैं अपनी जिद की वजह से। तो जानेंगे वो चीज़ें और ये छोटी छोटी चीज़ें मोटिवेट रखती हैं, उस पर बात करते हैं। अब आते हैं पोएम पे। सर, पोएम एक्चुअली उस कथानक पर आधारित है कि जो एसएससी एस्पिरेंट होते हैं उनको बहुत ज़्यादा धैर्य रखना पड़ता है सफलता प्राप्त करने के लिए। तो उसी पर आधारित है। शब्द कुछ इस तरीके से हैं कि जिंदगी संघर्ष है, रणनीति बना और युद्ध कर, धैर्य संयम तेरे अस्त्र, देख मत मुड़ कर, बड़े जा तू वीर बन, बाधाओं को पार कर, उठ खड़ा हो फिर से तू, बार बार हार कर, सीख कर हार से तू खुद से एक वादा कर, शीघ्र जीत पानी है तो गलती ना दोहराया कर, लक्ष्य कोई बड़ा नहीं संघर्ष कर ये मान कर, मंजिल तुझसे दूर नहीं अगर निकला है तू ठान कर, क्या जब मंजिल तेरे सम्मुख हो तो संघर्ष को तू याद कर, सफलता तेरे कदमों में न एक भी फरियाद कर। क्या बात है, क्या बात है। ये सर संघर्ष से लेकर सफलता तक की एक कहानी इसमें बताई गई है। और बीच में इसमें यह भी बताया गया है कि बार बार हार कर भी हमको अपनी हार से सीखना चाहिए ताकि हम वो गलती आने वाले समय में ना दोहरा पाएं।
बिल्कुल, गलतियों को दोहराएंगे तो सफल कैसे होंगे, है ना? तो ये तो बात हो गई भाई, मतलब अपने आप को मोटिवेट रखना बड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि वो बड़ा डिप्रेसिंग इन्वायरमेंट होता है आपके ऊपर। लोग विश्वास करने को तैयार नहीं होते, सारे मतलब आपको डिमोटिवेट ही कर रहे होते हैं। सभी लोग एक शंका भरी निगाहों से देख रहे होते हैं, क्योंकि सफल लोगों की संख्या बहुत कम है। तो प्रियंक से पूछेंगे, आप खुद ही प्रियंक बोलेंगे कि सर जो लोग ताने देते थे वो बेचारे उतने सफल नहीं हो पाए जितना मैं हूँ। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? जी सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और आज भी हम लोगों को सफल देखकर वो कुछ उनके मन में ईर्ष्या का भाव रहता ही है। तो वो तो रहेगा ही, है ना? आते हैं अब दोस्तों, बात करूंगा मैं इनसे कि पहली सीजीएल जब इन्होंने दिया तो कितने कितने नंबर रहे सारे सब्जेक्ट्स में, वो जानते हैं। सर, जब 2016 का मैंने सीजीएल दिया तो उसमें मैं तैयारी केवल 1 महीने कर पाया था, और किरण पब्लिकेशन से मैंने तैयारी की थी केवल गणित की। रीजनिंग, इंग्लिश और जीके मैंने उस समय नहीं पढ़ी थी। तो उस समय जब मैंने प्री दिया था 2016 का, और जब रिजल्ट आया था उसमें मेरे मार्क्स थे 50 में 50 थे गणित में, क्या? और 50 में 50 थे मेरे रीजनिंग में। लेकिन अंग्रेजी में मेरे 50 में 16 थे और जीके में 50 में से 9। इस तरीके से मेरा ओवरऑल स्कोर 125 नंबर बैठ रहा था। अब चूंकि 2015 तक कट ऑफ गई थी 102 103, इससे ज़्यादा कट ऑफ एसएससी की नहीं गई थी। तो मुझे लगा कि प्रीलिम्स मेरा हो ही जाएगा, लेकिन उसकी 2016 की कट ऑफ गई थी 137, और फिर वहाँ से मेरा नहीं हुआ, और फिर मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट होके बैठ गया फिर उस समय। तो डिमोटिवेट होके बैठ गए आप। और फिर रीजनिंग, लेकिन आपने कुछ बताया था कि आप कुछ करते रहते थे रीजनिंग के लिए, 50 में 50 उस वजह से भी आए, है ना? जी सर। रीजनिंग में सर बेसिकली ये था कि मेरे घर में एक पुस्तक थी IBPS की, उसमें रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करता था, उसमें मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा था। तो एक फ्लो उसमें बन गया था। हालांकि मैं डेली बेसिस पे उन क्वेश्चंस को नहीं करता था, लेकिन पकड़ में समझ गया था कि किस तरीके से सॉल्व करने चाहिए। और एसएससी में खासकर जो क्लॉक के, डाइस के और कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस रीजनिंग में पूछते हैं, उनके लिए मैं क्या करता था, मैंने एक जगह अपने नोट्स में उनके फॉर्मूले लिख लिए थे, ताकि मैं एग्ज़ाम से कुछ टाइम पहले उनको रिवाइज कर सकूं और उसके बाद अपनी परीक्षा दे सकूं। तो ये कहाँ से लिखे थे आपने? किताबों से देख के? कहाँ से नोट किए? सर, ये यूट्यूब में कोई मैं रैंडम यूट्यूब चैनल पकड़ता था जो कि विश्वसनीय हो, और वहाँ से मैं उनका तरीका जानता था, फॉर्मूले लिखता था, और एग्जाम से कम 15-20 दिन पहले उन फॉर्मूलों को रिवाइज करता था। तो मतलब एकदम सिंगल फोकस्ड रहे आप कि भैया ज़्यादा मैथ्स, अंग्रेजी आती नहीं है तो अंग्रेजी थोड़ी बहुत पढ़ेंगे, जीएस मेंस में नहीं आएगी, उस टाइम तक नहीं आती थी तो जीएस नहीं पढ़ेंगे, मैथ्स को पकड़ा, रीजनिंग को थोड़ा बहुत पकड़ा और बस लगे रहे। तो खैर प्री नहीं हुआ उस साल, है ना? उस साल सर प्री नहीं हुआ। हालांकि मैं उस समय जॉब कर रहा था, लेकिन जब प्री नहीं हुआ तो एग्ज़ाम के टाइम पे जब जॉब मैंने छोड़ दी थी, लेकिन जब प्री नहीं हुआ था तो फिर से मैंने जॉब ज्वाइन की, और जॉब के साथ साथ फिर मैंने 2017 की तैयारी की थी। और फिर उस समय जब जॉब के साथ तैयारी करता था तो समस्या ये थी कि मैं जहाँ प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता था वो नाइट शिफ्ट हुआ करती थी। अच्छा। हाँ जी, तो सर वो नाइट शिफ्ट जॉब हुआ करती थी, तो दिन में, रात में नाइट शिफ्ट जॉब करने के बाद दिन में कैसे टाइम मैनेज हो, ये मेरे सामने बहुत बड़ी चुनौती थी। ओके, तो रात भर जॉब करते थे, दिन में पढ़ाई करते थे। अब मुझे ये बताइए आप कि ये जॉब क्या मतलब शौक से करते थे, मजबूरी थी, या फाइनेंशियल वैसी नीड थी, क्या रीज़न थे? सर, कुछ आर्थिक परिस्थितियां ठीक नहीं थी, क्योंकि 2014 में पिताजी मेरे एक्सपायर हो गए थे, तो उसके बाद थोड़ी आर्थिक परिस्थितियां थोड़ी बिगड़ गई थी। तो हालांकि सर मेरे बड़े भाई ने मुझे कभी नहीं बोला जॉब करने के लिए, उन्होंने बोला कि तुम पढ़ाई करो और जहां तुम्हारा मन हो, अगर सरकारी जॉब करनी है तो उसकी तैयारी करो, बाकी खर्चा पानी हम देख लेंगे। तो ये चीज़ सर थोड़ी आर्थिक तंगी थी, इस वजह से मुझे थोड़ा जॉब करनी पड़ी। ओके, तो आपने जॉब की और जॉब के साथ साथ 2017 का सीजीएल दिया, तो उसका क्या रहा फिर परिणाम? 2017 में सर प्री मेरा हो गया था, 150 मार्क्स थे, और मेंस में जब मैंने तैयारी की थी 2017 मेंस के लिए, तो उसमें मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाता था, और स्कोर भी मेरे, जब टेक्स्ट बुक में मॉक टेस्ट देता था तो स्कोर भी मेरा मैथमेटिक्स में 180 के आसपास रहता था, 180 प्लस रहता था। लेकिन अंग्रेजी में मैं कभी 140 से ज़्यादा नहीं बढ़ पाया था, ज़्यादा से ज़्यादा 150, लेकिन उससे ज़्यादा मैं कभी नहीं बढ़ पाया अंग्रेजी में। तो ये इस तरीके से जब मेंस की तैयारी की मैंने, जब मेंस का एग्ज़ाम दिया तो 2017 मेंस सर बहुत डिफ़िकल्ट आया था। मेरा स्कोर रहा था 131 मैथमेटिक्स में। हालांकि इंग्लिश उस समय इजी आई थी, लेकिन चूंकि मेरी इंग्लिश वीक थी इसलिए मैं इंग्लिश में केवल 144 मार्क्स ही उसमें स्कोर कर पाया था।
तो ओवरऑल स्कोर मेरा 416 करीब बैठ रहा था और कट ऑफ उस समय गई थी 415। हालांकि मेरा उस समय फाइनल नहीं हो पाया था, लेकिन बस टीयर 3 देने का मुझे मौका मिल गया था। तो मतलब आपने टीयर 3 तक पहुंच गए थे दूसरे हाँ, 2017 में दूसरे अटेम्प्ट में मैं टीयर 3 तक पहुंच गया था सर। फिर अगले साल लगे। हाँ, इस बीच आपने CHSL भी क्लियर किया था। हाँ, 2017 का CHSL मैंने दिया था और उसमें मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या तो पोस्टल असिस्टेंट या BRO, क्योंकि मेरे मार्क्स उस समय CHSL में बॉर्डर पर ही थे। लेकिन समस्या ये थी कि मैंने पोस्ट प्रेफरेंस भरते टाइम उसमें BRO भर दिया था, लेकिन कुछ वजह से मैं BRO ज्वाइन नहीं कर पाया था। हाँ, मतलब उसकी अपनी फिजिकल क्राइटेरिया होती है। जी सर। उस वजह से ऐसा नहीं सोचिएगा आप लोग कि इन्होंने सीट खराब करने के लिए नहीं ज्वाइन की। बच्चे बड़ी गालियाँ देते हैं जब कहते हैं तुमने सीट क्यों खराब कर दी। फिजिकल क्राइटेरिया मैं उस समय कंप्लीट नहीं कर पा रहा था, तो इस वजह से मैं CHSL 17 ज्वाइन नहीं कर पाया था उसमें। ठीक, फिर CGL 18 पे लगे। हाँ, फिर से मैं CGL 18 पर लगा और तैयारी मैंने उस समय काफ़ी ज़ोरों से की थी। हालांकि मैं जॉब भी करता था, बीच बीच में 2-3 महीने जॉब की, फिर जॉब छोड़ के तैयारी करता था, फिर जॉब करता था, फिर तैयारी करता था। तो ये कुछ प्रोसीजर रहता था मेरा 2018 की जब तैयारी की थी मैंने। तो ओके, तो इस तरह आपकी तैयारी चलती रही। हाँ, तो फिर 18 का रिजल्ट कैसा रहा, क्या क्या रहा, जरा वो बताइए। 2018 का सर प्रीलिम्स में मेरे रॉ स्कोर 150 था, नॉर्मलाइज होके 183 हो गया था वो। और फिर उसके बाद मेंस में 180 मैथ में और 180 इंग्लिश में रहे थे। ये दोनों रॉ स्कोर नॉर्मलाइज स्कोर सेम था मेरा, लगभग 1-2 नंबर आगे पीछे हुए थे केवल। और फिर हिंदी माध्यम से मैंने टीयर 3 दिया था, उसमें 72 मार्क्स मेरे रहे थे हिंदी में टीयर 3 में। और मेरा फाइनल स्कोर 2018 में 615 रहा था। आपकी ऑल इंडिया रैंक कितनी थी? ऑल इंडिया रैंक से मेरी 357 है, 357। काफ़ी बढ़िया रैंक थी, मतलब एकदम ज़बरदस्त। हाँ, और सीधा CSS में मतलब आप लैंड किया। जी सर, सीधा स्वास्थ्य मंत्रालय मिला पहला। ओके, अब आते हैं जरा सा प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। स्टार्ट करता हूँ मैं मैथ्स से, ठीक है। तो मैथ्स के लिए ऑब्वियसली जैसा कि आपने बताया गणित आपकी बढ़िया थी, मैथ्स अच्छी थी, लेकिन फिर भी जो रिसोर्सेज आपने यूज़ किए, जो किताबें यूज़ की, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। सर, गणित में मैंने सबसे पहली जो पुस्तक मैंने गणित के लिए खरीदी थी वो किरण की खरीदी थी। उसमें मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाता था जब 2016 की मैंने तैयारी की थी। ठीक है। 2017 का जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तो उस समय तक मैं राकेश यादव सर के क्लास नोट्स खरीद चुका था और उनकी जो एडवांस में और अरिथमेटिक की जो बुक्स आती थी उनसे मैंने प्रैक्टिस की, कैलकुलेशन को बढ़ाया अपनी और निरंतरता बनाए रखी। यानी प्रैक्टिस जितना ज़्यादा हो सके वो मैंने प्रैक्टिस ज़्यादा की थी उस समय 2017 के एग्ज़ाम से पहले तक। ओके। जी सर, तो ये तो था मैथ के लिए जो मैंने रिसोर्सेज यूज़ किए थे। अच्छा, और कितने घंटे पढ़ते थे आप उस टाइम? सर, ऐसा मेरा कुछ डिसाइडेड नहीं था कि मुझे इतने घंटे ही पढ़ना है। मैं ये डिसाइड करके चलता था कि मुझे ये टॉपिक 3 दिन में कंप्लीट करना है। अब मैं उसको चाहे दिन में, दोपहर में पढूं, शाम को पढूं या रात को पढूं। और ये सब जॉब के साथ साथ चल रहा है? ये सब जॉब के साथ साथ चल रहा था। ठीक, तो मैथ्स की बात हो गई, ये किताबें रही आपकी। अब आते हैं जरा सा जो आपका सबसे इंटरेस्टिंग एरिया था, सबसे वीक एरिया था, जिस पे आपने सबसे ज़्यादा मेहनत की। 16 नंबर प्री में, 180 नंबर मेंस में, ये जो जंप था इसको आपने कैसे अचीव किया, इस पे बहुत ही विस्तार से बताइए। सर, अंग्रेजी जैसा कि स्कूलिंग टाइम से ही मेरी बहुत ज़्यादा वीक रही है। एक फोबिया था अंग्रेजी को लेकर, लेकिन जो मुझे एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया ग्रेजुएशन ने। जब ग्रेजुएशन मैंने अंग्रेजी माध्यम से किया तो थोड़ी थोड़ी उसमें इम्प्रूवमेंट होने लगा था अंग्रेजी में। लेकिन जब कंपटीशन की इंग्लिश हम देखते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, तो वो थोड़ा व्यवहारिक उससे थोड़ा डिफरेंट होती है। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले प्लिन टू पैरामाउंट बुक खरीदी, वहाँ से मैंने ग्रामर की। उसके बाद प्लिन टू पैरामाउंट के दोनों वॉल्यूम मैंने खरीदे थे। MB पब्लिकेशन को मैंने प्रीवियस ईयर के लिए रखा था। लेकिन सर, समस्या ये थी कि चूँकि हिंदी माध्यम से बिलोंग करता था तो वोकेबलरी मेरी बहुत ज़्यादा वीक थी। इवन मुझे बहुत इजी शब्दों, इजी वर्ड्स के भी मुझे अर्थ नहीं पता थे। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने वोकेबलरी को स्ट्रॉन्ग बनाने का सोचा। उसके लिए मुझे लोगों ने सुझाव दिया कि न्यूज़पेपर पढ़ो। अब चूँकि मैं हिंदी माध्यम से आता था तो इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना मेरे बाहर था, मेरे बहुत मुश्किल था। जी सर, बहुत ज़्यादा मुश्किल था। मैंने कोशिश की थी, 2-3 दिन चल पाया था, लेकिन मैं नहीं पढ़ पाता था इंग्लिश के न्यूज़पेपर। तो मैंने सोचा कि हम इंग्लिश न्यूज़पेपर में बेसिकली करते क्या हैं, उसमें
वोकेबलरी छांटते हैं, कहीं कहीं हम ग्रामर देखते हैं कि कौन से शब्द किस तरीके से उसमें यूज हो रहे हैं। तो मैंने उन वोकेबलरी को यूट्यूब पे एक विश्वसनीय चैनल से मैंने उन सारे वोकेबलरी को लिखा। मैं डेली के कम से कम 20 वोकेब लिखता था और अगले दिन पिछले 20 रिवाइज करता था, फिर अगले दिन पिछले 40 रिवाइज करता था। इस तरीके से मैंने लगभग 2,500 से 3,000 वोकेबलरी लिख ली थी और उनको डेली बेसिस पर मैं रिवाइज करता था। अब सर वोकेबलरी पे ध्यान देने का एक रीज़न ये भी था कि वोकेबलरी से मुझे ये लगा कि इसमें ना केवल वोकेबलरी में फ़ायदा मिलेगा बल्कि क्लोज टेस्ट, कॉम्प्रीहेंशन, फिल इन द ब्लैंक्स, इन सारी चीज़ों में भी उन चीज़ों को सॉल्व करने की एक अच्छी समझ डेवलप हो सकेगी। इसलिए मैंने वोकेबलरी पे ध्यान दिया था और इसका मुझे सर फ़ायदा भी मिला था। ओके, तो वोकेबलरी आपने पूरी रेडी की, उस पर आपने खूब काम किया। बाकी और जो मतलब इंग्लिश में हम देखें उन पे क्या क्या, मतलब कोई और चीज़ जिस पे थी, जिस पे आपने बड़ा स्पेशल जोर दिया हो? सर ग्रामर के लिए मैंने प्लेन टू पैरामाउंट बुक पढ़ी थी, उसको मैंने कम से कम 10 से 12 बार रिवाइज किया था। ग्रामर के रूल्स में रट चुका था पूरी तरीके से। अच्छा, ये पूरी बुक आपने 10 से 12 बार रिवाइज की? क्योंकि प्लेन टू पैरामाउंट बुक शायद उसमें 15 चैप्टर के आसपास रहते हैं, तो अगर एक चैप्टर को 2 दिन में भी करें तो 1 महीने में आसानी से हो जाती थी वो। जो भी रूल्स मुझे ऐसे लगते थे कि ये एग्ज़ाम टाइम पे रिवाइज करने के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको मैं अलग से लिख लेता था और एग्ज़ाम टाइम पर उस रूल्स को रिवाइज करता था। ओके, तो ये तो हो गई ग्रामर की बात। एमबी पब्लिकेशन भी आपने यूज़ की? जी सर, एमबी पब्लिकेशन मैं प्रीवियस ईयर के लिए यूज करता था और उसमें हर चैप्टर के बाद वोकेबलरी पोर्शन दे रखते थे, तो वहाँ से मैं वोकेबलरी रिवाइज भी करता जाता था। ओके, जी सर। ठीक। तो ये बात हुई इंग्लिश की। रीजनिंग पे आपके पास है कुछ खास जो गाइड कर पाएँ आप? सर रीजनिंग के लिए केवल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और जितने भी स्पेसिफिक टॉपिक रहते हैं जैसे डाइस, क्लॉक या कैलेंडर, इनके जो भी स्पेसिफिक फॉर्मूलाज रहते हैं उनको एक पेपर पर मैं लिखता था और एग्ज़ाम से 15 दिन पहले रिवाइज करता था। और हाँ, बीच में मैंने ग्रेड अप से उनकी प्रॉपर प्रैक्टिस की थी रीजनिंग की। हालांकि रीजनिंग की नहीं, ग्रेड अप पे मैंने हर टॉपिक के हर विषय का वहाँ से मैंने अभ्यास किया था। अच्छा, तो उनके क्विजेस से या कैसे? उनके मैं क्विज सॉल्व करता था, केवल क्विज। अच्छा, ग्रेड अप के क्विजेस आपने यूज़ किए थे, अच्छे थे? हाँ सर, क्विज में वहाँ से सॉल्व करता था और सॉल्व भी इस तरीके से जैसे अगर ऑटो से हम या कहीं यात्रा कर रहे हैं या कहीं जा रहे हैं तो बीच में मोबाइल में ही उस एप्लीकेशन लॉगिन करके वहाँ से अपने क्विज सॉल्व करते थे। इससे सर बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला था मुझे। ओके, इससे पूरी चीज़ें रिवाइज होती रहती थी? हाँ सर, इससे खाली टाइम में हम उसका टाइम का भी सदुपयोग कर सकते थे। अच्छा, अब आते हैं जीएस पे। जीएस भी एक बहुत ही बड़ा कंसर्न रहता है। ऑब्वियसली आप फिज़िक्स ऑनर्स हैं, तो हम समझ सकते हैं कि आपने जीएस मतलब ग्रेजुएशन तक कितनी पढ़ी होगी? ग्रेजुएशन तक बिल्कुल नहीं थे सर जीएस। तो वो चीज़ तो है। तो जीएस को फिर आपने कैसे सुधारा? बहुत ही डिटेल में, बहुत आराम से बताइए इस चीज़। जीएस में सर मैंने सबसे पहले तो ये देखा कि कौन कौन से सब्जेक्ट जीएस में आते हैं, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस टेक, करंट अफेयर। इन सारे सेक्शंस के मैंने यूट्यूब पर वीडियो देखे, जो भी चैनल मुझे विश्वसनीय लगा वहाँ से मैंने नोट्स बनाए। नोट्स बनाते समय मैंने ये ध्यान रखा कि एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, हमें क्या चीज़ नहीं पढ़नी है, वो मैंने वहाँ से एक्सक्लूड किया ताकि समय बचाया जा सके। तो हर सब्जेक्ट के मैंने अपने नोट्स बनाए थे, उन नोट्स को मैं डेली बेसिस पे रिवाइज करता था। ऑलराइट, हर सब्जेक्ट्स के नोट्स बना रखे थे आपने। और लूसेंट तो आपने यूज़ नहीं की, है ना? लूसेंट सर, हालांकि मैं लूसेंट लेकर आया था, लेकिन जब मैं उसको पढ़ा था तो मुझे नहीं लगा था कि ये मुझे कुछ फ़ायदा मिल पाएगा इससे, ये मुझे नहीं लगा था। उसको रटना पड़ता है, फैक्चुअल। उसको उसमें फैक्चुअल चीज़ें हैं और अगर जो रट सकता है तो उसके लिए लूसेंट थोड़ा अच्छी रह सकती है। ओके, तो आप कौन कौन सी सिर्फ यूट्यूब यूज़ करते थे? हाँ सर, जीएस के लिए मैं केवल यूट्यूब चैनल यूज़ करता था। किताबें नहीं यूज़ की? नहीं, जीएस के लिए कोई किताब मैंने यूज़ नहीं की। अभी टाइम बहुत कम है, तो क्या बच्चों से आप कहेंगे कि वो किताबें यूज़ करें या यूट्यूब चैनल पे ही रिलाई करें? अब चूंकि पैटर्न इस बार से चेंज कर दिया है एसएससी ने, मेंस में भी जीएस के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो मैं गाइड यही करूंगा कि किताब यूज करें तो ज़्यादा अच्छा ठीक रहेगा। लेकिन मैं इससे कॉन्ट्रडिक्ट करूंगा। अभी आप लोग वही चीज़ यूज़ करें जिससे बस प्री निकाल सकें, अगर आपको प्री में डाउट है तो, क्योंकि ये तो हैं एक्सपर्ट, प्रो प्लेयर, तो इनको देना होगा तो ये किताबें पढ़ेंगे। तो अगर आपको लगता है कि आपका प्री निकल जाएगा तो आप ऑब्वियसली कर सकते हो जीएस किताबों के थ्रू। नहीं तो पहले प्री निकालेंगे आप, फिर मेंस में आपको मौका मिलेगा आराम से जीएस आप किताबों से पढ़ना, क्योंकि इस बार सीटें भी ज़्यादा, आपको शायद पता भी होगा,
तो मेरे ख्याल से 2 लाख बच्चे प्री भी पास करेंगे। जी सर, बिल्कुल। तो ये बात हो गई जीएस की। अब एक चीज़ होती है डेली रूटीन, एक चीज़ होती है डिसिप्लिन, एक पॉजिटिव माइंडसेट, क्योंकि हम कितने भी पॉजिटिव हैं, हम रोबोट तो है नहीं कि फिट कर दिया, कोड लगा दिया कि हमेशा पॉजिटिव रहेंगे। तो वो आशा निराशा सब चीज़ें आती रहती हैं, तो उनसे उबरना, फिर डिसिप्लिन बनाए रखना, पढ़ने का मन नहीं भी करेगा बीच में, तो उन सारी चीज़ों पे बारे में आप बात करिए जो एज अ स्टूडेंट आपने फेस किया और कैसे उसको मतलब टैकल करते थे आप। सर बीच बीच में निराशा तो होती थी, क्योंकि जब मॉक टेस्ट लगाते थे तो उसमें स्कोर भी जब कम रहता था तो वो चीज़ ज़्यादा डिमोटिवेट करती थी। तो उसके लिए मैं ये करता था कि जैसे जो भी मॉक टेस्ट मैंने लगाया, अब मॉक टेस्ट लगाने के बाद उसका एनालाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो उसका एनालिसिस करके मैं ये देखता था कि जहाँ जो मैंने गलती की है उसको इम्प्रूव करता था और कोशिश करता था कि ये गलती आगे ना हो मॉक टेस्ट में। तो ये मेरा सर रहता था मॉक टेस्ट का। मॉक टेस्ट को एकदम सीरियसली लेते थे आप? तो मॉक टेस्ट को मैं थोड़ा सीरियस लेता था, और खासकर उस पोर्शन को कि मॉक टेस्ट देने के बाद जो एनालाइज करने का जो टाइम रहता है वो उस चीज़ में ज़्यादा ध्यान देता था। तो मॉक टेस्ट की आपने बात की, तो क्या ऑनलाइन देते थे ऑफलाइन? हाँ सर, ऑनलाइन में मॉक टेस्ट देता था। ऑनलाइन देते थे, वही टेक्स्ट बुक वगैरह? हाँ, टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट देता था। ओके, सिर्फ टेक्स्ट बुक? सिर्फ टेक्स्ट बुक। ओके, तो क्विजेस के लिए ग्रेड अप और मॉक्स के लिए टेक्स्ट बुक? मॉक टेस्ट के लिए टेक्स्ट बुक। ओके ओके, बढ़िया। तो कुछ फाइनल आप वो देना चाहेंगे, सजेशंस, कुछ एडवाइस, कुछ मोटिवेशन? एडवाइस केवल सर यही है कि इसके लिए कोई प्रॉपर, अगर आप अपनी प्रिपरेशन में डेली बेसिस पे अगर निरंतरता बनाए रखें, प्रैक्टिस करें, कैलकुलेशन पे ध्यान दें, और सबसे मेन चीज़ मैथमेटिक्स के लिए ये कि क्वेश्चंस को कम समय में कैसे सॉल्व करें, ऑप्शंस देख के आंसर्स कैसे निकालें, ये चीज़, इस चीज़ पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। क्योंकि सर 2018 का जब मैं मैथ खुद मेंस दे रहा था तो मैंने ये चीज़ खुद एक्सपीरियंस की थी कि ऑप्शंस को देखकर कि इसका आंसर कितने का मल्टीपल हो सकता है, उस चीज़ का सर मैंने बहुत ज़्यादा यूज किया था। ओके। और सर इंग्लिश के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि वोकेबलरी पे अगर ज़्यादा ध्यान दिया जा सके तो वो केवल वोकेबलरी में नहीं, वो इंग्लिश का बहुत ज़्यादा पोर्शन कवर कर सकती है। मतलब हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए स्पेशली ये है कि आप अपनी वोकैब को स्ट्रॉन्ग करिए और समझिए सेंटेंस फॉर्मेशन को। ये नहीं कि आप सिर्फ वोकैब तो आ रही है लेकिन आगे पीछे क्या लगेगा वो गोल है तो भी दिक्कत होगी। क्या कहते हैं आप? जी सर, क्योंकि सर वोकेबलरी से एक चीज़ ये ज़्यादा बेनिफिट मिलता है कि क्लोज टेस्ट में अगर कुछ ऐसा वर्ड आ गया जिसका मीनिंग हमें नहीं पता है, लेकिन अगर हमें उसका मीनिंग पता है तो हम क्लोज टेस्ट का एक सेंट्रल आइडिया समझ सकते हैं कि वो किस बारे में है, तो उससे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। इवन मेंस में पैरा जम्बल्ड वगैरह में भी आपकी जितनी अच्छी वोकेबलरी है उतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। पैराग्राफ में आप कर पाएंगे, कॉम्प्रिहेंशन में भी वही है। जी सर, कॉम्प्रिहेंशन में और इसमें क्लोज टेस्ट में, कॉम्प्रिहेंशन में, फिल इन द ब्लैंक्स में, और काफ़ी जगह सेंटेंस अरेंजमेंट में भी ये चीज़ बेनिफिशियल रहती है। ओके, तो मेरे ख्याल से प्रियंक ने कोशिश की कि सारी डिटेल्स आपसे शेयर कर पाएँ, बिल्कुल हिंदी माध्यम से निकल के, और इंग्लिश की एकदम, तो इन्होंने मतलब एक अचीवमेंट है ये, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते। इंग्लिश में इन्होंने बहुत ज़बरदस्त इम्प्रूवमेंट की और जिसने इसको सफल बनाने में बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाई। तो आप इसको यहीं पे ख़त्म करना चाहेंगे? आपके पास है 2-4 लाइनें? सर मैं बिल्कुल 2-4 शब्द लोगों के लिए, अभ्यर्थियों के लिए कहना चाहूँगा कि न डर तू हार से, न डर अंधकार से, डरना अगर फितरत है तेरी तो डर बस नकार से। या नकार शब्द का मतलब नकारात्मक चीज़ों से है, जो भी नेगेटिव थॉट्स हमारे माइंड में आते हैं, अगर डरना है तो केवल उन्हीं से डरो। मतलब उनको आसपास नहीं आने देना है। हाँ, उनको आसपास नहीं आने देना है। न डर तू हार से, न डर अंधकार से, डरना अगर फितरत है तेरी तो डर तू नकार से, न डर तू भीड़ से, न डर तू अंधेर से, जीत तेरी निश्चित है जल्द हो या देर से। क्या बात, मतलब सफलता मिलेगी अगर आप रुकेंगे नहीं तो, कब तक नहीं मिलेगी। और मैं एक छोटी सी आपको और एक मोटिवेशनल बात बताना चाहूँगा। कल ही अभी 2 दिन पहले यूपी पीसीएस का रिजल्ट आया है और जिनकी रैंक ऑल इंडिया मतलब 5th रैंक है, पिछले कई सालों से मतलब 5-6 साल से मेंस भी लिख रहे थे लेकिन फेल होते जा रहे थे, एक भी पोस्ट नहीं मिल रही थी। तो कोई पोस्ट नहीं मिली पिछले 5-6 सालों में, लेकिन इस बार सीधे 5वीं रैंक उत्तराखंड के एक कैंडिडेट हैं और मुख्यमंत्री ने बुला के उनको खुद
वहाँ पे मतलब सम्मानित किया उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने। तो चीज़ें हो सकती हैं, कुछ भी संभव है अगर हम लगे रहेंगे तो। क्या कहते हैं आप? जी सर, अगर प्रैक्टिस लगातार अभ्यास करते रहें तो चीज़ें अवश्य सर मिल पाएंगी, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। क्या बात है। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। मुझे पूरा विश्वास है वीडियो आपको मोटिवेट भी करेगा, एक स्ट्रेटजी भी देगा और हिम्मत देगा। सबसे बड़ी बात उन बच्चों को जिनको लगता है कि उनका एक सब्जेक्ट बहुत कमज़ोर है या 2 सब्जेक्ट बड़े कमज़ोर हैं, वो कुछ नहीं कर सकते। उन्हें ये लगेगा कि नहीं, बहुत कुछ किया जा सकता है, लोग बार बार करते आए हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो ख़त्म करता हूँ। थैंक यू एवरीवन, बाय।